कभी इमेजिन किया है कि आज के टाइम पे जहां तुम 3D प्रिंटेड टेक्स्ट एंड इवन 3D क्वालिटी की इमेजेस अपने टेक्स्ट बुक में एंजॉय कर पाते हो, जिससे तुम्हारी लर्निंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और आज के टाइम पे एआई ने एक ऐसा एरा बिगिन कर दिया जहां पर सिर्फ कुछ लाइंस को लिख करके ही अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K क्वालिटी की इमेजेस एंड इवन वीडियोस भी जनरेट कर पा रहे हैं। बट यही आज से कुछ 200 साल लगभग पहले की बात है, जहां पर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल नहीं थी जिससे हम सही अच्छे सी क्वालिटी का एक टेक्स्ट भी प्रिंट कर पाते हैं अपने पेज पे। ये सुनने में भले ही आपको अजीब लग सकता है, बट यही हकीकत है कि आज से लगभग 200 साल पहले की बात है, हमारे हिंदुस्तान में वो तकनीक भी अवेलेबल नहीं थी जिससे सही क्वालिटी की टेक्स्ट भी प्रिंट की जा सके, जो कि लंबे तरीके से टिकाऊ हो, लंबे समय तक टिकाऊ हो, और उस पर किसी भी तरीके का पानी अगर गिर जाए तो वो उस चीज को झेल सके। यस, सो आखिर क्या हुआ इन पिछले 200 सालों के अंदर, खास तौर से पिछले 100 सालों के लास्ट बीच में, जिससे हमने एक ऐसा तकनीक या फिर हम यही यूं कह लो कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम इतना आगे जा चुके हैं जहां हम आज 3D प्रिंटिंग को छोड़ करके हम 4K क्वालिटी तक भी चीजों को अचीव कर पा रहे हैं, वो भी फिजिकली भी और साथ ही साथ डिजिटली भी। तो इसी चीज का एक छोटा सा सफर हम तय करने वाले हैं अपने आज के लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले चैप्टर 5 में अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स के बारे में, जहां पर वो दौर देखेंगे जब प्रिंटिंग प्रेस हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरीके से कुछ दानिश्वर लोगों ने, जैसे कि उपेंद्र किशोर राय चौधरी के जैसे लोगों ने यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को कैसे डेवलपमेंट दिया, किस तरीके से कलर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, किस तरीके से क्वालिटी को और बेटर बनाया गया, वो चीजें हम जानेंगे। और किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा एक नया एरा, एक बिजनेस का एक नया रास्ता खुला, एजुकेशन को प्रमोट करने का एक नया रास्ता खुला, वो चीजें हमें यहाँ पर आज के लेक्चर में जाननी है। और साथ ही साथ एट द एंड हमें इस चैप्टर में एक छोटा सा अलग पार्ट पढ़ना है, जिसमें अंग्रेजी के द्वारा लाए गए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया गया है गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो वो क्रिटिसिज्म क्या था, क्या खामियां थी और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में क्या सजेशंस हमारे लीडर्स ने दिए थे, वो चीज के बारे में जानेंगे। तो सफर हमारा शुरू होने वाला है, बड़ा ही रोमांचक सफर है। आपको इस सफर में अच्छे से हर चीज को कैप्चर करने के लिए कॉपी कलम को निकाल लेना है और जो चीजें बताई जाएगी नोट कर लेना है। नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, बट 1-2 दिन के बाद मिलेगा। ओके, उससे पहले आपको अभी फिलहाल लाइव यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। शुरू करते हैं, चलो बेटा शुरू करते हैं। ओके, तो मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया इस चैप्टर में होगा क्या, हम पढ़ेंगे क्या, बाकी देख लो, फिर भी एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चैप्टर 5 देखो, अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स इसका नाम है। सो मिड 19 टू अर्ली 20th सेंचुरी सॉ अ प्री मॉडर्न फेज मार्क्ड बाय लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रैशनल अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव्स। तो प्रिंटिंग इन बंगाल 1767 में, यहाँ पर 1766 में बहुत तेजी से एक्सपैंड हुआ था ग्रेटली बाई, और ये शुरू हो चुका था 1767 के आसपास, और बहुत ग्रेटली एक्सपैंड कब हुआ 1834 से लेके 35 में। एक डाइवर्स प्रिंटिंग कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो अर्ली कुछ देखते हैं। पहला प्रिंटिंग प्रेस कब हुआ? फर्स्ट प्रेस इन गोवा बाय पुर्तगीज। तो गोवा में यहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस हो चुका था 1557 में, मतलब लगभग आज से अप्रोक्स 450 साल पहले की बात है, इंट्रोड्यूस हो चुका था। बट कैलकाटा में आया 1778 में, मुंबई में 1764 में, मद्रास में 1772 में। तो कैलकाटा में जब आया वहां से मेन यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेज अपना ज्यादातर साइंटिफिक चीजों का जो एक्सपेरिमेंट था वह बंगाल में ही करते थे, बाकी स्टेट्स को छोड़ करके, ठीक है। तो जे.ए. हिकी यानी कि जेम्स अगस्त हिकी ने बंगाल गैजेट यहाँ पर शुरू किया था। सेटअप कैलकाटा प्रेस इन 1778 एंड बंगाल गैजेट 1780 में इन्होंने शुरू, 1778 में कैलकाटा प्रेस पूरा बनाया, प्रेस बना दिया। फिर 1780 में पहला अखबार उन्होंने बनाया, जो कि पहला इंग्लिश अखबार था, वीकली आता था। सून इंडियन गैजेट भी यहाँ पर बना 1718 में। चार्ल्स विल्किंस क्रिएट किया एक मूवेबल बंगाली टाइप्स फॉर हेलेट्स बंगाली ग्रामर 1778 विद पंचम कार्माकार's help. Early English papers included Bengal Gazette 1780, Calcutta 1784 और Calcutta Chronicle 1786। ये कुछ अखबार के नाम हैं, अखबार नहीं होता, अखबार होता है, हाँ ठीक है। मतलब कुछ अखबार के नाम है, कुछ न्यूज़पेपर से जो कब शुरू हुए वो नाम याद दिए गए। तो ये नाम याद रख लीजिएगा, साथ में उनका साल शुरुआत कब वो याद रख लीजिएगा। जिसमें से जेम्स अगस्त हिकी का बंगाल गैजेट इंपॉर्टेंट है, इंडिया गैजेट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर और 2 नाम अगर बताऊं तो आपका ये कैलकाटा क्रॉनिकल ये भी इंपॉर्टेंट है, कैलकाटा गैजेट ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसको खास तौर से याद रखिएगा। बाकी सब याद कर लीजिएगा तो और अच्छी ही बात है, खराबी कुछ नहीं है उसमें। आगे चलो।
तो श्री रामपुर एंड द बंगाली प्रेस, यहाँ पर एक हुआ था श्री रामपुर मिशन प्रेस बनाया गया 1800 में बाय विलियम कैरे विद जेसी मार्शमैन एंड विलियम वार्ड, जिसको श्री रामपुर ट्रायो कहा जाता है। तीन लोग यहाँ पर, विलियम कैरे है और विथ जेसी यहाँ पर है, जेसी मार्शमैन है, विलियम वार्ड है। इन तीनों को बोला गया था श्री रामपुर ट्रायो। ये एक सवाल एग्जाम में आ सकता है। पब्लिश्ड दिग्दर्शन, इन्होंने दिग्दर्शन नाम का एक मंथली यहाँ पर पब्लिश किया एंड समाचार दर्पण नाम का वीकली अखबार यहाँ पे पब्लिश किया 1818 में। गंगा किशोर भट्टाचार्य, इन्होंने श्री रामपुर छोड़ा, लेफ्ट श्री रामपुर टू फाउंड बंगाल गैजेट प्रेस, उन्होंने बनाया 1818 में और पब्लिश किया बंगाल गैजेट 1818 में। ठीक है, समझ गया बात को। ये चीजें चली कुछ तो बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रोथ हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, फ्रीडम ऑफ द प्रेस आया। सो आफ्टर 1820 बंगाली प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड रैपिडली। जैसे संवाद प्रभाकर ईश्वरचंद्र गुप्ता ने शुरू किया, 1831 में शुरू हुआ। ठीक है, वीकली था और 1839 यानी कि 1839 में ये डेली बन गया। स्टार्टिंग में 1831 में वीकली था, बाद में डेली बन गया। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, इंप्रूव बंगाली टाइप फॉर्म्स, प्रोफेशनलाइज कर दिया राइडर को। 1835 का जो टाइम है मार्क द प्री मॉडर्न प्रेस शिफ्ट्स विद चार्ल्स मेडिकल्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस फ्रॉम 1823 कब टू 1835, उसको प्रेस लॉ बोला गया। बूस्टेड क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी वहां पे इंट्रोड्यूस हुए। तो ये सब काम हमें देखने को मिला। तो ये सब न्यूज़पेपर्स में होता है, मतलब न्यूज़पेपर इतनी तेजी से तरक्की कर रहे थे। अभी तक बुक वगैरह का प्रिंटिंग का यहाँ पे बात नहीं होता है, लेकिन फिर बाद में बुक्स प्रिंटिंग होना शुरू हुए। जो इंग्लिश से बुक्स था उसको रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मद्रासी, बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, और वो चीजें लोगों को अब आसानी से मिलने लगी। अब जिसको इंग्लिश नहीं समझ आ रहा था वो अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ सकता था, तो इससे एजुकेशन भी आसान हुआ। और जितने लोगों को अभी तक आपने नाम देखा जिन्होंने मेनली स्टार्टिंग में प्रिंटिंग प्रेस लगाया हिंदुस्तान में, वो लगभग सब अंग्रेजी थे। तो उन लोगों ने बिजनेस के पर्पज से यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, क्योंकि उनको पता था नया नया चीजें भी बहुत चलेगा ये प्रिंटिंग प्रेस का काम, है ना, ये चीज था। तो प्रिंटिंग और एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाद में उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, विद्यासागर एंड पब्लिकेशंस भी है, अदर पब्लिकेशंस उपेंद्र किशोर रॉय, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देख लेते हैं। तो चीप प्रिंटेड बुक्स, एक्सलरेटेड एजुकेशन एंड एक्सेस टू नॉलेज। अगर सवाल आएगा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंटिंग एंड एजुकेशन, तो ये पार्ट लिख के आइएगा। आपसे सवाल आएगा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन आपका कमर्शियल एंड ये, तो ये पार्ट लिख के आइएगा। अदरवाइज मैंने एक पार्ट और भी तैयार किया, ये भी है और ये पार्ट भी उस चीज को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया ना। तो एक तेजी से एक बार में मैंने ढेर सारी क्वांटिटी में किताबें छप रही, सस्ती पड़ रही है, लोगों को भी सस्ता पड़ रहा है खरीदना। बंगा दर्शन 1872 में लॉन्च किया, एक सीरियलाइज सोशल लिटरेचर जिसका नाम यहाँ पे रखा गया, जैसे कि विष भिक्षा, इंद्र और चंद्रशेखर, राजा रानी, ठीक है, ये सब नाम थे। विद्यासागर जो थे उन्होंने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया, बहुत काम किया, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया, पैसा लगाए। ठीक है, और यहाँ पे बटाला लिटरेचर थे 1840 से 17 की बात है, बाय पब्लिशर लाइक विश्वेश्वर देव एंड बंदोपाध्याय, फेड द क्यूरियोसिटी ऑफ न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड यूथ। ठीक है, तो कुछ नाम तो इनके थोड़े मतलब ऐसे हैं कि जबान में एक बार में बैठते नहीं है, आप थोड़ा तोड़ के पढ़ लेना इसको। ठीक, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर बेसिकली बंगाल के लोग थे, बंगाली लोग थे, जिन्होंने लिटरेचर को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया। ठीक है, कुछ प्लेज एंड नॉवेल्स भी बनाए गए, रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड रिफॉर्म, जैसे काली प्रसन्न सिन्हा का जो था वो, फिर राम नारायण, रामायण नहीं, मैं रामायण पढ़ा था, वही थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट हो गया, रामायण पढ़ना चाह रहा हूँ, लिखा कुछ और। ओके, रामायण नहीं है, राम नारायण कुलिनकुला है यहाँ पर। ठीक है, ये सब चीजें मतलब ये सारे बुक के नाम है। दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण भी था, तो उस दौरान ही लिखा गया, इस दौरान यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुका था, तो बुक्स यहाँ पे प्रिंटेड हुए। और ये कमर्शियल वाला पार्ट आप पढ़ लेना, वही चीज जो मैंने इससे पहले बताया है। ठीक है, कुछ प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर विद्यासागर और उनके प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है विद्यासागर प्रिंटिंग प्रेस के बारे में, वो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया। वही चीज देखो 1855 में यहाँ पे शुरू, वही चीज यहाँ पर आपको कहानी लगभग मिलेगी, इसको आप देख लेना। मेन हमारे पास आता है अदर प्रिंटिंग प्रेस में, एक तो श्री रामपुर मिशन था, एसोसिएशन ऑफ बंगाली बुल, ये सब आप पढ़ लेना एक बार लाइन से, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, तो आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। मेन हमारा किरदार है उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी का, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में जानेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी ने एक रिवोल्यूशन लाया था मेनली यहाँ पर प्रिंट कल्चर के, जो होता है कलर प्रिंट कल्चर।
जब ये बचपन से ये शौकीन थे, लिखने का इनको शौक था, क्योंकि वैसा इन्वायरमेंट मिला था इनको। और जब ये बड़े हुए तो कुछ बुक्स वो लिखते थे, बेसिकली बच्चों की कहानियों के बुक्स भी वो लिखा करते थे। तो बच्चों की कहानियों के बुक्स में पिक्चर होना चाहिए, अब पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो जब इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेजा तो प्रिंटिंग प्रेस से वो क्वालिटी उनको अच्छा नहीं लगा। टेक्स्ट की क्वालिटी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन जो पिक्चर की क्वालिटी थी वो बहुत खराब थी। और कलर पिक्चर की क्वालिटी मैंने टेक्नोलॉजी यहाँ पे थी ही नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट थी, वो भी अच्छी नहीं थी। तो इससे इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें इन्होंने खुद सीखी। फॉरेन कंट्री में इनके कुछ दोस्त थे, जगह का नाम नहीं याद आ रहा कौन सा कंट्री, बट उस कंट्री से इन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को मंगाया, वो इंस्ट्रूमेंट्स मंगाए, वो कलर मंगाए जो अच्छा क्वालिटी दे सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक जो प्रिंट जो होता है, प्रिंट कल्चर, कलरफुल कल्चर, वो एक ट्रेंड में आया। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान था इनका। आइए पढ़ते हैं। सो उपेंद्र किशोर रॉय 1863 में इनकी पैदाइश हुई, 1950 में इनका 1915 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलो। तो एक बंगाली थे, वैसे बंगाली राइटर थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, एंटरप्रेन्योर थे, ब्रह्मो समाज के मेंबर भी थे एंड क्लोजली कनेक्टेड थे टू जोरास सांको टैगोर फैमिली से। ही वाज सत्यजीत राय's ग्रैंडफादर। सत्यजीत राय के ये ग्रैंडफादर यानी कि उनके दादा थे। तो सत्यजीत राय को लास्ट में जाकर हम देखेंगे, वही इनको इस कंपनी को डुबा देते हैं। ठीक है, देखेंगे। ट्रांसफॉर्म बंगाली प्रिंट टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूस half tone block making for photos in books, shifted from wood to metal blocks and brought modern equipment, colors and chemicals from England। इंग्लैंड से मंगाया था 1885 में इन्होंने, है ना। Pioneered colored printing in Bengal and modern half tone blocks in South Asia। After learning in England, he applied new block techniques in India। इंग्लैंड में इन्होंने सीखा भी जाके, यहाँ पे न्यू ब्लॉक टेक्निक, जैसे बुक में देखते हो ना कि जैसे एक सिंपल सा ऐसा इमेज होती है, जो ब्लॉक टेक्निक थी इन्होंने ही बताया था, यही सिखा के गए थे बेटा, समझे कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट था इनका फेस। ठीक है, ये प्रोग्रेस ऑफ बंगाल से ऐसे आप देखेंगे। तो ये प्रेस लगभग चला काफी लंबे समय तक, लेकिन जब इनका देहांत हो गया 1950 में, जब ये देहांत हो गया तो इसके बाद इनके जो पोते थे, इनके बेटे कुछ हद तक चला पाए। फिर इनके बेटे सत्यजीत, इनके पोते सत्यजीत रॉय के हाथ में ये चीज आई। तो सरकारी काम, मतलब खानदानी काम था, सरकारी नहीं, खानदानी काम था, वो संभाल नहीं पाया। एट द एंड उनको बेचना पड़ गया, घाटा में आ गया था, क्योंकि हर इंसान के पास वो हुनर नहीं होता। भले ही वो उन्हीं की नस्ल से आ रहे थे, बट फिर भी वो तरीका, वो हुनर उनके पास नहीं था जो इनके पास था। तो एट द एंड वो चीजें बेच दी गई। तो ये कृष्ण जो उपेंद्र किशोर रॉय, इनका जो यू एन रॉय एंड सन्स जो था, यानी कि इसका यू एन रॉय एंड सन्स का पूरा नाम होता है उपेंद्र रॉय एंड सन्स कंपनी। ये तब तक ही उरूज पे था, तब तक ही इसने तरक्की की जब तक हमारे उपेंद्र किशोर रॉय साहब इसको संभाल रहे थे, अदरवाइज ये बिखर गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो प्रेस फॉर बंगाल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस फॉर बंगाल साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कैसे प्रोग्रेस हुई वो देखो। सो बंगाल का कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, 1856 में बिगेन हुआ, इन राइटर्स बिल्डिंग में शुरू किया गया। फिर इसको बाद में रीनेम कर दिया गया बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो पहले राइटर्स बिल्डिंग में यहाँ पे कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे शुरू हुआ, उसको ही बाद में यहाँ पर 1857 में, ठीक है, एक साल के बाद बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से चेंज कर दिया गया। और इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया गया, अटैच टू प्रेसिडेंसी कॉलेज। और 1865 में इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज से अटैच किया गया। देन इसको शिवपुर मूव कर दिया गया 1880 में। ये कुछ हिस्टोरिकल डाटा याद रखिएगा। इंडिजीनियस एंटरप्राइज था, बूस्ट किया साइंस के लिए मेनली था, तो साइंस और इंडस्ट्री को बूस्ट किया। यहाँ से देखो कौन से लोग पढ़ के निकले थे, उन लोगों ने क्या योगदान दिया। प्रफुल्ल चंद्र रेस, बंगाल केमिकल्स, डॉक्टर नील रतन सरकार, नेशनल सोप एंड मेडिसिन, रोनाल्ड रोस वर्क ऑन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी काला अजय ड्रग एंड जगदीश चंद्र बोस रेडियो रिसर्च। तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस बंगाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई पढ़ी, फिर अपना रिसर्च किया, बहुत बड़ा योगदान दिया बंगाल की साइंटिफिक डेवलपमेंट में। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट किरदार के बारे में आइए जानते हैं ना, जानेंगे क्या थे, क्या पढ़ा, क्या किया। अच्छा, उससे पहले IACS के बारे में जान लेते हैं। IACS फॉर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये भी मेनली साइंस को डेवलप करने के लिए ही दिया गया था, रखा मैंने, इसका फाउंडिंग किया गया था। तो फाउंडेशन एम्स एंड इम्पैक्ट देखना है। तो यहाँ पे क्या है, महेंद्र लाल सरकार फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, शॉर्ट फॉर्म IACS ध्यान रखोगे, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है।
कब शुरू हुआ था? 29 जुलाई 1876 में। एज इंडिया फर्स्ट ओल्डेस्ट बेसिक साइंस सेंटर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस। ठीक है, इनको बोला जाता है, किनको बोला जाता है बोलो? अभी तो नाम बताया, बोलो। महेंद्र लाल सरकार को यहाँ पर बोला जाता है फादर ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न साइंस। अब अगर ये सवाल आपसे पूछ ले, हु वाज कॉल्ड या फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्टडी ऑफ द मॉडर्न साइंस, तो आप क्या बोलोगे? बोलना पड़ेगा महेंद्र लाल सरकार। ठीक है, सब चीजें किताब से ही आती है लगभग, वो बहुत कम चीजें होती हैं जो सिलेबस के बाहर आता है, फिर भी कभी कभी एमसीक्यूज में खेला होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ये फंड किसके द्वारा हुआ? फंडेड बाय पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूटर्स। इट बिगेन एट 212 बाऊ बाजार स्ट्रीट, अभी वो फिलहाल जादवपुर में, एट प्रेजेंट जादवपुर में। प्राउडली सोली नेटिव एंड प्योरली नेशनल। ठीक है, एमिंग टू स्प्रेड साइंस विदाउट गवर्नमेंट एड, पॉपुलराइज साइंटिफिक थिंकिंग एंड फोस्टर स्टूडेंट रिसर्च फॉर नेशनल वेलफेयर। ठीक है, अर्ली लेक्चरर्स इंक्लूडेड फादर यूगेन लैफोन, जगदीश चंद्र, ये लोग लेक्चरर था जो यहाँ पे चीजों को सिखाते थे। जगदीश चंद्र बोस, नोल बोस, परमानंद बोस एंड आशुतोष मुखर्जी। सोचो उस इंस्टीट्यूट का, उस यूनिवर्सिटी का क्या लेवल रहा होगा, जहां पे जगदीश चंद्र बोस जैसे लोग, आशुतोष मुखर्जी जैसे लोग, जो कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट थे, वो लोग पढ़ाते थे भाई एज अ प्रोफेशन। जस्ट इमेजिन करो कि उस यूनिवर्सिटी का ऑरा क्या होगा, जस्ट इमेजिन। अब फिलहाल हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं, और अगर तुम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर रील देख देख के तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तुम बस उसी ऑरे में पड़े हो जहां पर, हाँ पता है मुझे, समझ गया, आपको ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं ना, बस वो वाला ऑरा छोड़ो, ये ऑरा को जरा सोचो, ये किस लेवल का ऑरा रहा होगा ये उस यूनिवर्सिटी का, सोच के देखना जरा। हमें तो यहाँ प्रोफेसर है लो, मतलब देखना नसीब हो जाए कोई ऐसा तो वो अलग बात है, वो पढ़ाते थे भाई। वो स्टूडेंट का जरा सोचो, वो स्टूडेंट का क्या किस्मत था जो पढ़ते थे यहाँ पर। ठीक है, फिर इंस्पायरिंग लेटर वर्क बाय के.एस. कृष्णन, जो मॉडर्न विद्यासागर कहलाते हैं, ज्ञान चंद्र घोष एंड सत्येंद्र नाथ बोस। सो आईएससीएस इवॉल्व्ड इनटू अ प्रीवायर मटेरियल साइंस रिसर्च सेंटर, वो बना, कंट्रीब्यूट किया, बहुत सारे स्टूडेंट को नेशन वाइड यहाँ पर अट्रैक्ट किया जो मेनली रिसर्च करना चाहते थे। आइए रिसर्च कीजिए और काम आगे बढ़ाइए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक और यहाँ पे फाउंडेशन था कैलकाटा साइंस कॉलेज का, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कैलकाटा साइंस कॉलेज यहाँ पे बना 27 मार्च 1914 में। इसको बनाया सर आशुतोष मुखोपाध्याय ने एज द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ही ऑल्सो फाउंडेड द कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी। इन्होंने कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी बनाया था जहाँ पे मेनली मैथ के रिसर्चेस के बारे में बात होती थी। ठीक है, सो फिलेंथ्रोपिस्ट सर तारकानाथ Palit and Sir Raspberry Ghosh donated rupees 37.5 lakh and land, leading to two campus, Raja Bazar Science College, Rash Viraj Shiksha Pragan and Baliganj Science College, Taraknath Shiksha Pragan। ठीक है, अर्ली टीचर्स थे यहाँ पर इंक्लूडेड सर सीवी रमन। वाह, अर्ली कलकत्ता साइंस कॉलेज में सर सीवी रमन ने पढ़ाया है, जिन्होंने यहाँ पर लाइट का एक बहुत बड़े इफेक्ट के बारे में चीजों को सिखाया था। भाई मेरे से तो बस रहा नहीं जा रहा इमेजिन करने के लिए। आई विश अगर काश एक टाइम मशीन होता जब मैं जा पाता, तो मैं इन कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज में जाना जरूर चाहता जहां पर ये लोग पढ़ा रहे थे। मतलब इनका एक लेक्चर जो वो पढ़ा रहे होंगे, जो चीजें बता रहे होंगे, वो क्या ही होगा, किस लेवल का होगा, तुम वो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आई थिंक कभी सोच के देखना। कभी वो सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, जो सिर्फ झूठ मूठ के जो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, जिनसे कुछ होता जाता तो है नहीं, जिनके पीछे तुम पागल हो, ठीक है, अजीबोगरीब वर्ड का वो यूज करते हैं, अजीबोगरीब वो हरकतें करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो इन्हीं ऐसे ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो जो ऑरा की बात करते हैं, वो ऑरा वगैरह कुछ नहीं, वो ऑरा नहीं है, वो कुछ ऑरा ही है, मतलब कुछ और ही है। वो ऑरा तो ये था इन लोगों का। एंड यहाँ पर आचार्य पीसी रॉय भी थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री। ओके, अर्ली स्टूडेंट्स बिकेम एमिनेंट साइंटिस्ट। एशियन बोस यानी कि ये अर्ली स्टूडेंट थे। सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, जीएन मुखर्जी, ज्ञान चंद्र घोष, इन लोगों ने आगे चले कुछ डेवलपमेंट भी किया है ना, कुछ डेवलपमेंट भी किया उन्होंने, जैसे कि रेडियो फिजिक्स अंडर एसके मित्रा। ये पढ़ते इन्होंने रेडियो फिजिक्स को कैसे डेवलप किया, रेडियो का जो हम जानते हैं वो कैसे डेवलप किया, ये देखते हैं। तो कैलकाटा बिकम रेडियो फिजिक्स रिसर्च हब अंडर डॉक्टर एसके मित्रा इन 1930। ही एंड डॉक्टर पी श्याम मेड नोटेबल एडवांसेस, मतलब एडवांसमेंट बहुत लाए। ही इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी कोर्स
इन रेडियो फिजिक्स। रेडियो फिजिक्स में पहला कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फाउंडेड द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। रेडियो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट बनाया जहां पे रेडियो के बारे में पढ़ाया जाएगा, कैसे रेडियो डेवलप होता है, कैसे काम करता है, वही सब पढ़ाया जाएगा। एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड एंड लोनोस्फेरिक फील्ड स्टेशन एट हरिनघाटा in 1950 and pioneered रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को यहाँ पे हेल्प मिला। समझ रहे हो कितना अच्छा काम किया इन्होंने। रोल्स एंड ऑनर्स, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन कैलकाटा, प्रेसिडेंट एथलेटिक सोसाइटी 1951 to 52। जॉर्ज बी सिल्वर जुबली मेडल इनको मिला 1935 में। जोय किशन मुखर्जी उनको गोल्ड मेडल मिला 1943 में, IAS से वो पढ़े थे। कलकत्ता साइंस कांग्रेस मेडल यहाँ पे 1956 में, और पद्म भूषण यहाँ पे 1962 में। तो इतने सारे अवार्ड जीते थे इन्होंने। अब बताओ आपका कोई भी इन्फ्लुएंसर इस लेवल का है? क्यों? क्योंकि नहीं होगा ना, क्योंकि आपको तो पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। आप बस पढ़ रहे हो इसलिए क्योंकि आपको पढ़ना पड़ रहा है, आपको बोला जा रहा है पढ़ना है तो पढ़ रहे हो। एट द एंड अभी एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है क्योंकि समाओ कुछ मार्क्स आ जाने हैं जिससे एग्जाम पास हो जाए। लोग कहते हैं पढ़ाई से क्या होगा? बेटा पढ़ाई से बहुत कुछ होता है, ठीक है। एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें खामियां है, एजुकेशन में कोई खामी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आउटडेटेड चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दे प्रॉपरली। एक चीज का ध्यान रखना, क्योंकि हम अचानक से किसी भी सिस्टम को नहीं बदल सकते और सरकार को कोई इंटरेस्ट है नहीं। और अगर हमें खुद इस चीज को बदलना है तो जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को फॉलो करके ही हमें ऊपर लेवल पे पहुंचना होगा। और उसके बाद जो लोग यहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं उनको ऐसे उठा करके फेंक देना होगा, तब जाके हम बदलाव ला सकते हैं। अदरवाइज अगर हम जो पढ़ाई हो रही है उसको भी छोड़ देंगे तो एक टाइम के बाद हो सकता है ये एजुकेशन भी मिलना बंद हो जाए, ठीक है। तो सोचना इस बारे में। हाँ, बीच बीच थोड़ा सा मैं ज्ञान टाइप की बातें कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत सुन लेना कभी कभी, क्या ही है। चलो मेघनाथ साहा जी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया था? joined the applied mathematics department 1916 at the University College of Science, later founded the Institute of Nuclear Physics in Calcutta, renamed Saha Institute of Nuclear Physics। उसको बाद में रीनेम कर दिया गया साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इन्होंने ऐसा ज्वाइन किया था अप्लाइड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में। फिर इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया न्यूक्लियर फिजिक्स का कलकत्ता में, और उसी न्यूक्लियर फिजिक्स का जो इंस्टीट्यूट बनाया उसको बाद में नाम दिया गया साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि इनका नाम मेघनाथ साहा था। So after helping establish the National Institute of Sciences, advised Prime Minister Jawaharlal Nehru on industry and national planning efforts, supported the IACS and the Glass and Ceramic Research Institute। मैं बोला भाई ये सब भी करो। उस टाइम की सरकार भी देखो, सरकार तो वैसे जैसे जो पहले जो सरकार थी, अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो तो हद से ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हद पार कर चुकी है हर एक लेवल पे। पहले जो सरकार थी खराबियां उनमें भी थी, बट उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। अगर उन्होंने अच्छे काम नहीं किए होते तो ये यूनिवर्सिटीज के बारे में शायद हम चर्चा कर नहीं रहे होते, ठीक है। जो डेवलपमेंट हुई वो शायद नहीं हो रही होती, तो हुई है। उन्होंने कुछ तो काम किया है और घपला भी किया है, लेकिन काम भी किया है घपला भी किया है। अभी क्या है कि सिर्फ घपला हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ करप्शन ही है अभी। खैर देखते हैं। रोज फ्रॉम पुअर्टी थ्रू ब्रिलियंस एंड पब्लिक सर्विस, डाइड इन रोड एक्सीडेंट इन रूट टू प्लानिंग कमीशन मीटिंग इन दिल्ली। तो जा रहे थे वो इन रूट, मतलब प्लानिंग कमीशन में जा रहे थे, एक मीटिंग थी न्यू दिल्ली में, उसी बीच इनका रोड एक्सीडेंट होता है और इनका देहांत हो जाता है। चलो दूसरा देखते हैं। हमारे पास प्रशांत चंद्र महाबीश है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं बट पढ़ लेना, मजा आएगा। हाँ, बोस इंस्टीट्यूट यहाँ बनाया गया, ये मैं बताता हूँ आपको। तो बोस नहीं बनाया था यहाँ पर हमारे पास। रिसर्चेस अक्रॉस लाइफ एंड नॉन लाइफ साइंसेस, एक्सटेंसिव वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ट्रांसमाइज स्टडीज ऑन साउंड मोशन, सब स्टडी करने के लिए ये बोस इंस्टीट्यूट बनाया गया था। रिसर्च एरिया क्या है इसका? मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सब इनका रिसर्च सेंटर था। मतलब ये रिसर्च पोर्शन था जहाँ पे वो रिसर्च कर सकते थे। कोई भी आएगा भाई आ जाओ, इन सारे पार्ट्स में हम लोग मिलकर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अचीवमेंट क्या हुआ? कोलोरा वैक्सीन यहाँ बनाया गया, कोलेरा का वैक्सीन बना, लॉन्च ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी रिसर्च हुआ, डिस्कवरी हुआ यहाँ पर फॉस्फेट साइकिल का इन प्लांट्स में। जगदीश चंद्र बोस ने यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ बनाया, और उस क्रेस्कोग्राफ का यूज करके इन्होंने ये साबित किया कि प्लांट्स में भी लाइफ है, प्लांट्स में भी जिंदगी होती है। डेजिग्नेशन है नेशनल रिसर्च सेंटर, ठीक है। आ जाओ, एक कैरेक्टर और है बोस इंस्टीट्यूट की, ये पढ़ लेना, उन्होंने क्या मेन किरदार अदा किया, पढ़ लेना आप अच्छे से।
फिर एनसीई, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आओ देख लेते हैं। सो लॉर्ड कर्जन जो थे लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट यहाँ पे बना था। लॉर्ड कर्जन इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 904 में बना, और इसके ही अंडर यहाँ पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी बना था। ऑटोनॉमी प्रोवोकिंग डिससेटिस्फैक्शन लैंड होल्डर सोसाइटी मीटिंग हुआ 16 नवंबर 1905 में पार्क स्ट्रीट में, और ब्रजेंद्र नाथ रे जो थे, चौधरी अरविंदो घोष राज, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए। तो एनसी यहाँ पे स्टैब्लिश कब हुआ? इतना सारा तामझाम, इतना सारा झमेला होने के बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 2 साल के बाद ठीक बना। एक्ट तो 1904 में आया, लेकिन वो 15 अगस्त 1906 में बना। ये क्रिएट एन इंडियन कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम, बिल्ड नेशनल कॉन्शियसनेस, चैलेंज ब्रिटिश कंट्रोल एंड कीप पब्लिक एजुकेशन ऑन नेशनल लाइंस एंड नेशनल कंट्रोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। और आओ देखो क्या किया। ये फ्री करिकुलम किया, फ्री नहीं, फ्री करिकुलम किया। एंड सी प्राइमरी, यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ प्राइमरी एजुकेशन बोले फ्री कर दो, बच्चों को अच्छे से लाओ, रिसर्च ओरिएंटेड बनाओ बच्चों को शुरू से ही, ठीक है। तो इसका आउटकम्स क्या हुआ? सेटअप किया एक लैंग्वेज बंगाली था, लिमिटेशन होता है कि बंगाली थोड़ा लिमिटेशन हुआ, तो बंगाली टेक्निकल इंस्टीट्यूट और नेशनल स्कूल सिस्टम यहाँ बने, ठीक है। और कुछ पैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप के तौर पर बच्चों को दिए जाते थे, आइए पढ़िए रिसर्च कीजिए आपको मिलेगा, ये चीजें थी। तो यहाँ पर हमने वो वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया जो पूरा डेवलपमेंट वाला पोर्शन था हमारा प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होते हुए। अब एक थोड़ा सा हमारे पास पोर्शन है क्रिटिसिज्म का, ओके। कुछ क्रिटिसिज्म किए गए। शांति निकेतन का आइडिया यहाँ पर एक क्रिटिक ऑफ है, तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे क्रिटिक ऑफ, तो ये थोड़ा पेज आगे पीछे मैं एक जगह कर लेता, पहले हमें ये पढ़ना होगा क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। शांति निकेतन का आइडिया तो बाद में आया, पहले विश्व भारती का आइडिया आया, वर्ल्ड इंडिया सिंथेसिस, फिर हमारे पास शांति निकेतन का आइडिया आता है, और देन शांति निकेतन का पूरा रिकंस्ट्रक्शन है, फ्यूजन ऑफ मैन वगैरह ये सब चीजें, ये वाला पेज पहले ही आएगा हमारा, ओके। तो ये हमारा यही है। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, मतलब डिटेल में बता देता हूँ, ये आप पढ़ लेना लाइन बाय लाइन, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। जो क्रिटिसिज्म था, इनका ये मानना था, हमारे कौन थे ये बताओ, रविंद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन आप दे रहे हो वो जरूरी, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है कि एक क्लासरूम में बंद करके बच्चों को एक सिर्फ पर्टिकुलर चीज ही पढ़ाते रहना, ये गलत है। बच्चों को नेचर से मिलाओ, नेचर से बच्चे मिलेंगे तो एक और अच्छी चीज वो सीख पाएंगे, क्योंकि नेचर और ह्यूमन का रिलेशन बहुत पुराना है। और सिर्फ एक क्लासरूम के अंदर लिमिटेड, उनको एक सिलेबस तक लिमिट मत रखो, आगे बढ़ाओ, कुछ और भी चीजों को सोचने का मौका दो। सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेबस मत बढ़ाओ, जो आर्ट की चीजें हैं, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग्स, लिटरेचर की चीजें, वो भी चीजें बच्चों को सिखाओ। तो ये इनका पूरा ओवरऑल थॉट था। जब वो पूरा थॉट पढ़ोगे तो यही चीजें आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा देखने को मिलेगी, इसको आप रीड आउट करना, ठीक है। मैं आप देखता हूँ फ्यूजन फॉर मैन, यहाँ पे क्या था, फॉर रविंद्रनाथ नेचर इज द आइडियल टीचर, चिल्ड्रेन नीड ओपन एयर, स्काई एंड ग्रीनरी, नॉट कॉन्फाइनमेंट, ही फेवर्ड सिंपल लाइफ, लव ऑफ नेचर एंड आउटडोर लर्निंग, ठीक है। हिज एजुकेशन थॉट अपीयर्स अक्रॉस 23 ईयर्स ओवर 44, मतलब काफी लंबे समय तक चला, इंक्लूडिंग 6 हरफर 1893 में एंड चतरा संभाषण। ट्रू एजुकेशन नीड्स एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, गुरुकुल स्पिरिट एंड वर्नाकुलर मीडियम। तो ये चीजें थी भाई। ट्रू एजुकेशन क्या है, सोचने पे आदमी मजबूर हो जाए ना, जितना ज्यादा सोच पाएगा तभी तो एजुकेशन का एक रियल मीनिंग है। वरना अदरवाइज एक पर्टिकुलर सिलेबस में अगर आप बच्चों को बांध दो तो बस उसी के बारे में सोचेंगे, वो एक अच्छा चीज नहीं है। यही इनका मेन कहना था, ठीक है। तो अच्छी बात है, ये जरूरी है, ये चीजें बदलाव जरूरी थी। और इन्हीं सब थॉट के साथ, उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके देखा। इन्हीं सब थॉट के साथ उन्होंने यहाँ पर विश्व भारती पहले बुनियाद डाली, जो बाद में शांति निकेतन के नाम से फेमस होता है। सो एट 57, जब उनका एज 57 हुआ, रविंद्रनाथ प्रोपोज्ड विश्व भारती। द टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन द शांति निकेतन मैगजीन, established on 23 December 1918 with work starting 18 July 1919, helped by CF Andrews and influenced by Annie Besant's Madras National University tours in 1921, yielded by Viswabharati Council and Association, December 1921, University found with चांसलर। ये सब डिटेल आपको पढ़ना होगा और याद भी रखना, क्योंकि ये सब हिस्टोरिकल डाटा है, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कौन लोग कब शामिल हुए, कौन चेयरमैन था, कौन सेक्रेटरी था, ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। आइडियल क्या था यहाँ पर, मतलब क्या मेन आइडिया था, तो स्टडी विद द वर्ल्ड्स कंबाइंड नॉलेज, वेलकम स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स फ्रॉम एवरीवेयर, मर्ज ग्लोबल आइडियाज एंड रविंद्रनाथ टैगोर्स मेक शांति निकेतन होम फॉर इंटरनेशनल लर्निंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू अदर्स। ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन लोगों के लिमिटेड था, नहीं, सभी के लिए यहाँ पे था।
ठीक है, मतलब बाहर से भी आप आ रहे हो, आओ सीखो, हमें भी सिखाओ, हमारी चीजें आप सीखो, आपकी चीजें हम सीखेंगे, ये था। और यही चीज बाद में फिर शांति निकेतन का रूप ले लेता है। तो रविंद्रनाथ इम्प्लीमेंटेड हिज थ्योरी थ्रू शांति निकेतन, श्री निकेतन एंड लेटर विश्व भारती विदाउट आस्किंग फॉर मोरल और इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीमेन। देवेंद्रनाथ टैगोर had founded the Shanti Niketan ashram on about 20 bighas at Bolpur. Rabindranath first visited at age 12 and later realized his educational vision. देख रहे हो कैसे, मतलब 12 साल की उम्र में वो लोग सब समझ चुके थे क्या करना नहीं करना है, और अभी हम सिर्फ वो रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं मजे से। देखो मैं ताना नहीं मारता हूँ बीच बीच में, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्टेड तो है, हम मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है, लेकिन हमें उस डिस्ट्रैक्शन में फायदा उठाना होगा, क्योंकि जो चीजें हमें मिल रही है सोशल मीडिया में वहां पे अच्छी चीजें भी हैं, अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे कंटेंट अपलोड किए हैं, तो टाइम वहां पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर अच्छी चीजों के पीछे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा बेटा, ठीक है, ये याद रखना। ये तुम्हें ही पता है और मुझे ही पता है ऐसे कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मैं खुद भी होता हूँ कई बार डिस्ट्रैक्ट, कई बार दिन दिन भर काम करने का मन नहीं करता, तो कभी कभी चलता है, बट डेली बेसिस पे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है तो मैं नहीं करता हूँ काम, ठीक है, मेरा ऑफिस का भी काम है, कई बार तो ऑफिस का काम तो ऐसा वो छुटकारा नहीं हुआ, ऐसा जॉब है वो जॉब मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर अपना कंट्रोल नहीं है, बट कभी कभी फिलहाल वहां से भी छुट्टी वगैरह कर लेता हूँ, बहुत मन नहीं होता है तो। फिर कभी कभी पढ़ाई वगैरह भी नहीं करनी है, नहीं करेंगे, कुछ अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ वो भी चलता रहता है, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कंटेंट रेडी, कभी मन नहीं करता यार हटाओ क्या बनाए, ये डिजाइन बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है कैसा डिजाइन होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट, क्या स्टाइल, टेक्स्ट का साइज वगैरह, कभी कभी नहीं मन करता छोड़ देते, चिल करता हूँ, मूवीज देख लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ, चिल करता हूँ, ठीक है, मतलब सब काम को छोड़ करके, बट वो कभी कभी चीजें अच्छी लगती है। और एट द एंड आपको डिसिप्लिन होना होगा आपके काम को लेकर के। मेरा एक पर्टिकुलर पर्पज है कि मुझे एक अच्छा कंटेंट अपने माध्यमिक के स्टूडेंट को देना है, वो भी नॉन बंगाली स्टूडेंट को, क्योंकि बंगाली के लिए तो बहुत सारे कंटेंट है, लेकिन मेरे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए नहीं है, तो वो होना चाहिए। मैं इस पर्पज से काम करता हूँ, और यही एक पर्पज मुझे डिसिप्लिन में रहने के लिए मोटिवेट करता है। अदरवाइज कोई मोटिवेशन किसी को काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता है, एक पर्टिकुलर पर्पज मजबूर कर सकता है डिसिप्लिन के साथ, तो वो आप अपने अंदर बिल्डअप करो, सोचो, अपना पर्पस देखो, एग्जाम देना है क्यों देना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, वो भी एक अच्छा पर्पस है, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए पढ़ो, ठीक है, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है उस पर्पस के लिए पढ़ो, कुछ भी एक पर्टिकुलर पर्पस अगर आप रखोगे, वो पर्पस जेन्युइन है, तो वो पर्पस आपको मोटिवेट करेगा, है ना। वही चीज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपने बताया कि भैया आप नेचर से मिलो, हटो, जैसे हमारे पास फोन स्क्रीन से हटो, नेचर से मिलो, तो पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं एज अ ह्यूमन, हमारे पास क्या क्या पावर है ना, देखोगे, ठीक है, समझोगे चीजों, ओके। तो शांति निकेतन यहाँ पे वोकेशनल एंड रूरल रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ देखो। सो रविंद्रनाथ टैगोर अर्ज्ड नेशनल एजुकेशन मस्ट सूट अ लैंड ऑफ फिल्टर्स एंड पोर्टर्स, ही फाउंडेड श्री निकेतन, सेकंड कैंपस था वहीं पे शांति निकेतन में एट सुरुल बीरभूम 1922 से 23 में, अंडर द फर्स्ट डायरेक्टर सर लियोनार्ड एल्मिस। एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग, डायरी, यहाँ पर पोल्ट्री, ठीक है, फिश कल्चर, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये सब उन लोगों ने मतलब बनाया, ये सब बनाया, डिस्पेंसरी बनाया डॉक्टरों के लिए, आगे वही चैरिटेबल बनाया, फिश कल्चर बनाया, मेरा भी एक मतलब है, एक मैंने बनाया है कुछ टाइम के बाद, आई थिंक नेक्स्ट ईयर शायद मौका मिले इंशाल्लाह। तो शांति निकेतन में जाऊंगा घूमने के लिए, बोलपुर में है ये जगह, यहाँ से लगभग 200-220 किलोमीटर के आसपास है जहाँ पे मैं हूँ अभी, तो जाऊंगा शांति निकेतन, घूमूंगा, जब जाऊंगा तो एक ब्लॉग भी बनाऊंगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा क्या चीजें मुझे वो जगह एक्चुअल में देखनी, मतलब एक थाउट जहां से जनरेट हुआ, जहां पे किस तरीके का नजरिया, एक तरीके का सोच यहाँ पे डाला गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, वो मुझे देखना है, क्योंकि इनके थाउट से मैं काफी प्रभावित हूँ। स्वामी विवेकानंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, विद्यासागर जी ने इतना अच्छा काम किया, राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, तो सभी के लोगों के बारे में तो मैं जाके फिजिकली कुछ ऐसा प्लेस है नहीं जहाँ पे जान सकूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ एक प्लेस है जो मेरे से थोड़ा करीबी है, वहां जाना चाहता हूँ मैं, जाऊंगा, जब जाऊंगा तो आप लोगों के साथ भी वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ओके। यहाँ पर हमने चैप्टर 5 अच्छे से पूरे तरीके से रिकैप कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में आपको पता ही है कि हम लोग क्वेश्चन सेशन कब करने वाले, अरे अरे भैया ये जो चेयर है किसी दिन मुझे गिरा के छोड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन सेशन जो है वो
हम करेंगे अलग से ही सेपरेट। बाकी हमने आपको बता रखा है कि हमारा एक पेड क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसका लिंक मतलब प्री बुकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, जाके उसको आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जब भी ये बैच आएगा आपको 50% डिस्काउंट प्रॉपर मिलेगा। जिसका पहले से फॉर्म फिल रहेगा उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा इस पेड बैच में। जैसे हमारा ये भी क्रैश कोर्स चल रहा है, हम रिवीजन आपको करा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा ही आपको और भी अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स वीडियोस मिलेंगे, जिसमें एक लेक्चर में हम प्रॉपर अच्छे से इन डिटेल सब चीजों को कवर करेंगे बिना किसी चीज को छोड़े हुए। बट हाँ, उस क्रैश कोर्स को हर वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, जिसने कुछ ना भी पढ़ा वो भी ज्वाइन कर लेगा, जिसने कुछ पढ़ा है वो भी ज्वाइन कर सकता है, और जिसने बहुत कुछ पढ़ा है वो भी कर सकता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसका जीरो से लेके पूरा एडवांस तक कवर अप हो जाएगा चीज। जिसने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उसके लिए भी बेनिफिट है, जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिविजन हो जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, और उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा। एक नॉर्मल टेस्ट होगा कुछ, और पूरा एक मॉक टेस्ट होगा जो कि 90 मार्क्स पे बेस होगा। वो 3 टेस्ट में लूंगा, मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट में 90 मार्क्स का, और आपका यहाँ पर स्कोर इवेलुएट करके प्रॉपर चेक करके आपको बताया जाएगा कहाँ पे क्या गलती आपकी हुई है, और उन सारी गलतियों को कैसे आप ठीक कर सकते हो वो भी आपको सजेशन दिया जाएगा। ये सब चीजें हम एग्जाम से थोड़ा पहले कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ये क्रैश कोर्स शुरू होगा, ठीक है। तो नवंबर में ही हम ये क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप प्री बुकिंग अभी से कर लो, अपना वो फॉर्म फिल कर लो, क्योंकि जितना भी प्राइस रहेगा, मान लो 999 अगर प्राइस रहता है तो हमें 50% डिस्काउंट यानी कि 499 में आप लोगों को मिल जाएगा, जो अभी उस फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमें निचोड़ दिखेगा इन सभी चीजों का, जितना भी अभी तक प्रिपरेशन हमने किया मेनली 4th चैप्टर तक, वो सब दिखेगा कि भैया किस तरीके से। मेनली चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स है, जो वर्कर्स है, किसान और मजदूरों ने किस तरीके से जंग आजादी में अलग अलग रिवॉल्ट्स में अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कैसे लिया और क्या क्या मेन रोल किया, और उन लोगों को एकजुट करने पे एक लेवल पे लाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी का क्या किरदार था। ठीक है, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट बेटा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।